प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार। GCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के गणित विषय के पाठ एक एक नियम के बारे में जानेंगे। बच्चों नमस्कार। आज हम गणित के एक ऐसे नियम जिसे एकिक नियम बोलते हैं, अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड बोलते हैं, इस पे बातें करेंगे। ये एक ऐसा नियम है जो दैनिक जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान में, आपको हल निकालने में, निष्कर्ष निकालने में बेहद उपयोगी होता है। एकिक नियम, जैसा कि आप समझ रहे हैं, इकाई दर पे आधारित होता है। मान लीजिए आपको बहुत सारी वस्तुओं की कीमत पता है और उसमें से आपको एक वस्तु की कीमत निकालनी है। तो हम कोई भी गणितीय प्रश्न को हल करने से पहले उसका एकिक दर निकालते हैं, यानी एक का मान निकालते हैं, और तदनुसार फिर आगे की प्रक्रिया जारी रखते हैं और जो हमारा अपेक्षित फल है या प्रतिफल है या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज हम समझेंगे कि एकिक नियम क्यों आसान है और इसे हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं एकिक नियम। हमने पिछली कक्षा में समानुपात के बारे में चर्चा की थी। कुछ प्रश्नों को हम समानुपात के आधार पे हल किए थे। तो आखिर समानुपात पे हल करने और एकिक नियम पे हल करने में दोनों में फ़र्क क्या है और कौन आसान पड़ेगा, थोड़ा इसका अध्ययन हम करते हैं। मान लीजिए हमारा सवाल है कि हमको 4 कलम का मूल्य मालूम है, ये 12 रुपये है, और हमको 12 कलम का मूल्य निकालना है। तो समानुपात के आधार पे हम क्या करेंगे कि 12 कलम, मान लिया कि 12 कलम का मूल्य 100 रुपया है। तो समानुपात के नियम से क्या होगा, यहां पे हम मैच करेंगे। 4 कलम 12 रुपये और 12 कलम का मान निकालना है। तो 4 कलम 12 रुपये और 12 कलम का मान निकालना है, समानुपात के नियम से ये होगा। अब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, x गुना 4 बराबर 12 गुना 12, और या x बराबर 12 गुना 12 बटा 4, इसको भाग देंगे 3, यानी x बराबर 36। यानी 12 कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 36 रुपये। हमने समानुपात के नियम के अनुसार ये प्रश्न को हल किया और हमारा उत्तर 36 रुपये आया। तो इतना करना, ये समानुपात पे आधारित था। अब हम एकिक नियम से अगर इसी प्रश्न को हल करें तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये चिन्ह देते हैं चूंकि, इसको हम लोग चूंकि बोलते हैं। चूंकि हमें कलम का निकालना है तो पहले कलम को रखेंगे। 4 कलम का मूल्य 12 रुपये है। तो हम एकिक दर निकालेंगे। तो एकिक दर क्या होगा, इसलिए 1 कलम का मूल्य
कम होगा या अधिक? 4 कलम का 12 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य कम होगा, तो कम होगा तो ये 12/4 रुपये हो जाएगा। तो हमें कितना कलम का मूल्य निकालना है? हमें 12 कलम का मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 12 कलम का मूल्य बराबर क्या होगा? 12/4 गुना 12, 4 तिया 12, अर्थात 12 कलम का मूल्य बराबर। देखिए, हमने समानुपात के नियम से हल किया, 36 रुपये आए। एक एक नियम के आधार पर हल किया, 36 रुपये आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रक्रिया जटिल प्रतीत होती है और ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान प्रतीत होती है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक एक नियम के आधार पे हल करने से हम आसानी से उसे हल कर पाते हैं, और इसलिए यह नियम हमारे लिए बेहद उपयोगी और आवश्यक है। अभी हमने देखा कि एक एक नियम का प्रयोग करके हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं उनको हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी वस्तु का मूल्य निकालना है तो हम एक एक नियम से आसानी से उसे हल कर सकते हैं। अगर समय निकालने की बात हो तो अभी यह नियम बहुत कारगर है। संख्या निकालने की बात हो, माप निकालने की बात हो, अथवा कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने की बात हो, तो हम इस नियम का बेहतर तरीके से उपयोग कर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों से हम और समझते हैं कि एक एक नियम से हम दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न समस्याओं का हल कैसे कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 रुपये में खरीदा तो 30 केले खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा? प्रश्न क्लियर है? प्रश्न है कि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 रुपये में खरीदा, तो 30 केले खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा। अब बताइए कि एक एक नियम के आधार पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, या हमको क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा था, कि एक एक दर निकालते हैं, मतलब एक का मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि राहुल ने 2 दर्जन केले 80 रुपये में खरीदे। यहाँ पे दर्जन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक काम और करना होगा कि पहले दर्जन को केलों की संख्या में बदलनी होगी। जैसे 2 दर्जन केले बराबर कितना केला होगा? चलिए 2 दर्जन केले का निकालते हैं। 2 दर्जन केले बराबर 2 गुना 1 दर्जन में कितना केला होगा? 12। तो 2 दर्जन केले में कितने केले हो गए? 24 केले। अब प्रश्न को हम कैसे समझेंगे? अब हम प्रश्न को 2 दर्जन को हटा देते हैं। अब समझेंगे कि राहुल ने 24 केले 80 रुपये में खरीदे। क्लियर है? तो हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? चूंकि राहुल ने 24 केले 80 रुपये में खरीदे, तो यहां पे हम 24 केले का मूल्य मालूम है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हम 1 केला का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसलिए राहुल ने 1 केला कितना में खरीदेगा? 24 केला 80 रुपये में खरीदा था, तो 1 केला कम में खरीदेगा, यानी 80/24 रुपये में खरीदा। इसलिए राहुल ने, हमें कितने केले का मूल्य निकालना है? हमें 30 केलों का मूल्य निकालना है, यानी 30 केले। तो ये क्या हो जाएगा? 80/24 गुना 30। अब इसे हल करेंगे। देखिए 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4 20,
कितना हो गया? 20 पचे 100 रुपये। समझ में आया? हमने 30 किलो का क्या मूल्य निकाला? 100 रुपये। सही है? सही है? एक बार गौर से देखिए, प्रश्न के हिसाब से 2 दर्जन केलों को हमने 24 केले में बदला। अब राहुल ने 24 केले 80 रुपये में खरीदे थे, तो एक केला कितना में खरीदा? 80/24। तो राहुल ने 30 केले कितने में खरीदे? 80/24 गुना 30। हमने इसको हल किया तो कितना आया? 100 रुपये। क्लियर है? यानी 30 केले खरीदने के लिए राहुल को कितने रुपए देने होंगे? 100 रुपये देने होंगे। समझ में आया? आसान है? ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी हमने जो प्रश्न देखा वो मूल्य से संबंधित था। अब हम एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जो कार्य से संबंधित है। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं। 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना फीट गड्ढा खोदेगा? यहाँ पे देखिए, आदमी की संख्या है 2, दिन की संख्या है 1 और गड्ढा कितना गड्ढा खोदा है? 4 फीट। यानी 3 चीज एक साथ चल रहे हैं। तो हम इसे एक नियम में कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, चूंकि 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले एक आदमी का निकालेंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा? 4/2 गुना 1। इसलिए 4 आदमी एक दिन में 4/2 गुना 1 गुना 4, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 फीट गड्ढा खोदेगा। स्पष्ट है? एक बार फिर समझते हैं। हमने देखा कि 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं। एक एक नियम के आलोक में हम पहले एक आदमी का काम निकालेंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना गड्ढा खोद रहा है? 4/2। तो इसलिए हमें कितना आदमी का निकालना है? 4 आदमी का। तो 4 आदमी एक दिन में 4/2 गुना 4 बराबर 8 फीट गड्ढा खोदेगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है कि विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी। यानी विद्यालय में हॉस्टल्स होते हैं, तो हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं वो 150 बच्चों के लिए वहाँ 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी। किसी परिस्थितिवश विद्यालय में 70 बच्चे और आ गए, कुछ बच्चे और आ गए, उनकी संख्या 70 थी। अब आपको ये बताना है कि अब 70 बच्चों के आने के बाद जो खाद्य सामग्री 22 दिनों तक चलने वाली थी वो अब कितने दिनों तक चलेगी। तो इसे भी हम उसी मेथड से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि बच्चों की कुल संख्या निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों की कुल संख्या, ये कुल संख्या इसलिए निकाल रहे हैं कि पहले 150 बच्चे थे और 70 बच्चे और आ गए, तो बच्चों की कुल संख्या निकालना है और ये आवश्यक है। इसलिए हम 150 में कितना जोड़ देंगे? 70। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी निकल जाएगी? 220। अब हमें यह प्रश्न हल करना आसान हो जाएगा। देखिए, चूंकि 150 बच्चों के लिए कितने दिनों की खाद्य सामग्री थी? 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी।
खाद्य सामग्री थी। इसलिए हम एक बच्चे के लिए निकालेंगे। एक बच्चे के लिए कितने दिनों की होगी? 22। यहाँ पे 150 बच्चे के लिए 22 था, 22 दिनों के लिए, तो एक बच्चे के लिए ज़्यादा दिन होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? गुना हो जाएगा। 22 गुना 150 दिनों की खाद्य सामग्री थी। तो हमारे पास आज के डेट में कितने बच्चे हैं? 220। तो 220 बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? 22 गुना 150, और कम दिन के लिए होगा, बच्चों की संख्या बढ़ गई तो खाद्य सामग्री कम दिनों तक चलेगी, यानी ये नीचे आ जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 1 शून्य 1 शून्य कट गया, यहाँ पे 22 22 कट गया, कितना हो गया? 15। यानी कितने दिनों की खाद्य सामग्री होगी 220 बच्चों के लिए? 15 दिनों की। हल हो गया? आसान है। हमने 3 प्रश्नों को उदाहरण के तौर पे लिया, तीनों को हल किया। पहला प्रश्न मूल्य से संबंधित था, दूसरा और तीसरा प्रश्न कार्य और दिनों से संबंधित था। कुछ और उदाहरण हम लेंगे ताकि हमारी समझ जो है ऐकिक नियम पे और स्पष्ट हो। तो हम अगला प्रश्न जो लेने वाले हैं वो प्रश्न हम दूरी से लेंगे, समय से लेंगे, कि आखिर समय और दूरी को हम कैसे एक दूसरे से जोड़ के प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? ये दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न है। अब नियम वही है जो हम पूर्व में 3 प्रश्नों को जिस तरह हमने हल किया, इस प्रश्न को भी उसी पैटर्न पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप देखिए कि 65 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर रही है? 30 मिनट में। हम 30 मिनट है या तो उसको घंटा में बदल दें या फिर 30 मिनट को मिनट में ही रहने दें। क्या करेंगे? हम मिनट में ही रहने दें। चलिए मिनट में ही रख के देखते हैं क्या होता है। चूंकि 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम समय लगेगा कि अधिक? 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम समय लगेगा, यानी 30/65 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 169 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30/65 गुना 169। देखिए यहाँ 5 से काट देते हैं, 5 13, 5 छक्का, 13 1 13, 13 3 39, यानी 13 गुना 6, तो 13 छक 78 मिनट। यानी 169 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 78 मिनट का समय लगेगा। आसान है ना? जी हाँ, बिल्कुल आसान है। एक दूसरे तरह का आप सवाल लेते हैं। यहाँ पे मोटाई से संबंधित सवाल है, थिकनेस या इसको जो भी बोलिए। हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में यह है कि यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो इस तरह के कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी? 30 पन्नों की मोटाई दी हुई है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 30 पन्नों की मोटाई
2 सेंटीमीटर। तो 45 पन्नों की थोड़ी ज़्यादा होगी, 45 पन्नों की। तो आइए इसे एक एक नियम से हल करते हैं। चूंकि 30 पन्नों की मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो एक एक नियम के अनुसार हम क्या निकालेंगे, पहले एक पन्ने की मोटाई कितनी है, एक पन्ने की मोटाई कितनी होगी, कम होगी, यानी 2/30 सेंटीमीटर है। तो हमें कितने पन्नों की मोटाई निकालनी है, 45 पन्नों की। तो 45 पन्नों की मोटाई हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2/30 गुना 45। 2 से काटेंगे 30 को तो 15 आएगा, 15 तिया 45, यानी 3 सेंटीमीटर। यानी 45 पन्नों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल था, क्यों? ठीक। तो बच्चों, हमने देखा कि ऐकिक नियम का प्रयोग करके हम कैसे गणितीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी विधियां गणित में लगाई जाती है प्रश्नों को हल करने के लिए, लेकिन ये विधि हमको लगता है और आपको भी लगता होगा कि अपेक्षाकृत थोड़ी आसान है। इस ऐकिक नियम में हमने देखा कि दैनिक जीवन से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमें गणितीय विधि से कुछ हल करने की आवश्यकता होती है। तो संभवतः ऐकिक नियम का प्रयोग करके हम उन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और जब हम इस तरह से हल करते हैं तो हमें ये भी लगता है कि गणित कोई कठिन विषय नहीं है, ये बेहद ही आसान विषय है। बस हमें ज़रूरत है कुछ नियमों के मूलभूत सिद्धांतों को समझने की और आने वाले दिनों में उसको उपयोग में लाने की। हम जब गणितीय नियमों को अमल में लाते हैं तो बहुत सारी दैनिक जीवन से जुड़ी प्रश्नों को हम उसका निदान कर पाते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम इंग्लिश के चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम इंग्लिश के चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने पास रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपकी बुक मोमेंट्स का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर से परिचय। वर्ड मीनिंग्स मतलब कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों का राज्य। अराइवल ऑफ गुरु एंड हिज डिसाइपल गुरु और उनके शिष्य का आगमन। अ थीफ कैरिंग लूट चोरी करने वाला चोर। अबाउट द ऑथर लेखक के बारे में।
इस चैप्टर के लेखक हैं A.K. रामानुजन। उनका पूरा नाम था अधिपते कृष्णस्वामी रामानुजन। उनका जन्म 16 मार्च 1929 में मैसूर, इंडिया में हुआ था। 13 जुलाई 1993 को शिकागो में उनकी मृत्यु हो गई। पद्मश्री, मकार्थर फेलोशिप, साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे कई अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए। He was a poet, scholar, a philologist, folklorist, translator and playwright. कन्नड़ एक रीजनल लैंग्वेज है जो कर्नाटका में बोली जाती है। यह कहानी एक कन्नड़ फोक टेल मतलब लोक कथा है। फोक टेल का मतलब होता है एक कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। This story is taken from the book Folk Tales from India, written by A.K. Ramanujan. It's a story about the kingdom of fools. यह कहानी मूर्खों के राज्य के बारे में है, जहां राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख मतलब बेवकूफ थे। यहाँ अनैतिक नियम चलते थे। फिर इस राज्य में एक गुरु और उनके शिष्य का आगमन होता है। गुरु को पता चलता है कि यह राज्य मूर्खों का राज्य है, लेकिन उनका शिष्य उनकी बात नहीं सुनता। वहीं एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द हैं। पहला डड्डू, जिसका मतलब है कन्नड़ में मुद्रा का नाम। डिसाइपल मतलब शिष्य। स्नीक्ड मतलब चोरी छिपे आना। कोलैप्स्ड मतलब टूटकर गिर जाना। समन्ड मतलब बुलाना। तो आइए दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करते हैं। द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। इस राज्य में दोनों किंग और मिनिस्टर मूर्ख थे। वहां का किंग दूसरे राज्यों के किंग की तरह अपना राज्य नहीं चलाना चाहता था। उसने पूरे किंगडम को आदेश दिया था कि वह रात को जागे और दिन में आराम करें। उसका आदेश था कि सब अपना काम और व्यापार अंधेरे होने के बाद ही कर सकते हैं, और जैसे ही सूरज उगे सब सोने चले जाएं, और जिसने भी उनके आदेश को नहीं माना उसको सजाए मौत दी जाएगी। इस फैसले से राजा और मंत्री दोनों ही बहुत खुश थे। फिर उस राज्य में गुरु और उनके शिष्य का आगमन होता है। वह दोनों ही बहुत भूखे थे। इस राज्य में हर चीज खाने की सिर्फ एक डड्डू में बिकती थी। डड्डू मतलब कन्नड़ की मुद्रा है। जब गुरु को पता चला कि यह राज्य मूर्खों का राज्य है, जब गुरु को पता चला कि इस राज्य में हर महंगी से महंगी चीज सिर्फ एक डड्डू में मिल जाती है, तो उन्हें समझ आया कि यह मूर्खों का राज्य है। यह बात जानने के बाद उन्होंने अपने डिसाइपल को मतलब शिष्य को समझाया कि यह एक मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना मुश्किल दे सकता है, तो यहाँ से उन्हें निकलना चाहिए। लेकिन इस बात को उनके शिष्य ने नहीं समझा और लालच की वजह से वहीं उस राज्य में
रुक गया और लालच के वजह से उसने इतना खाना खाया कि वह बहुत मोटा हो गया। एक बार एक चोर अमीर आदमी के घर चोरी करने घुसा। उसने दीवार में एक बड़ा सा होल मतलब छेद किया और घर के अंदर चला गया। जब वो चोरी करके वापस जा रहा था तो वही दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। चोर के भाई ने राजा के पास जाके शिकायत की कि व्यापार करते वक्त एक दीवार उसके भाई के ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसने सारा दोष उस व्यापारी जिसका घर था उस पे डाल दिया। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हमने मूर्खों के राज्य के बारे में पढ़ा कि कैसे वहां के राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे और वहां के नियमों को बदल रहे थे। हमने पढ़ा गुरु और उनके शिष्य के आगमन के बारे में और कैसे शिष्य लालच के वजह से उसी राज्य में रुक गया। और हमने पढ़ा जो चोर चोरी करने आता है उसकी मौत कैसे होती है। आप भी घर जाके अपनी बुक मोमेंट से ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स पेज नंबर 19 से लेकर 20 तक जरूर पढ़ें ताकि आपको आगे का चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मर्चेंट एक्यूज्ड ब्रिकलेयर कि जब चोर की मौत से उसके भाई ने मर्चेंट को दोषी बताया तो उसने कैसे ब्रिकलेयर को ही इस बात का दोषी बता दिया। और गोल्डस्मिथ मतलब सुनार अमीर व्यापारी को दोषी बताता है। अगली वीडियो में हम आपकी बुक मोमेंट से इस चैप्टर का आगे का भाग पढ़ेंगे। हम पेज 21 और 22 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपकी बुक मोमेंट से चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का आगे का भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। आज हम जो भी पढ़ेंगे उससे परिचय। शब्द अर्थ: व्यापारी ने ईंट बिछाने मतलब ब्रिक लेयर पर क्या आरोप लगाया और सुनार ने व्यापारी पर क्या आरोप लगाया। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था मूर्खों के राज्य के बारे में और वहां के अनएथिकल रूल्स मतलब अनैतिक नियमों के बारे में। हमने पढ़ा था कि जब गुरु और उनके शिष्य का आगमन होता है तो गुरु को समझ आता है कि यह मूर्खों का राज्य है और यहाँ रहना खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन उनके शिष्य ने उनकी नहीं सुनी। उनका शिष्य वहां रहना चाहता था क्योंकि वहां खाने के सामान सिर्फ एक डड्डू में मिलता था। वह वहां रहकर और खाके बहुत मोटा हो गया था। एक बार एक चोर व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुस गया और दीवार गिरने के वजह से उसकी मौत हो गई। चोर के भाई ने उसकी मौत का आरोप उस व्यापारी पर लगा दिया। आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे कि कैसे राजा अमीर व्यापारी को अपराधी ठहराता है। मजबूरी में उस व्यापारी ने सारा आरोप ब्रिकलेयर मतलब ईंट बिछाने वाले पर लगा दिया था। उस घर बनाने वाले आदमी ने ध्यान खींचने वाली नृत्य करने वाली लड़की पर आरोप लगाया। उस औरत ने आलसी सुनार पर आरोप लगाया कि उसने गहने बनाने में वक्त लगा दिया।
उस गरीब सुनार ने अमीर व्यापारी पर देरी करने का आरोप लगाया। राजा ने सुनार से उस अमीर व्यापारी का नाम पूछा, जिसके वजह से यह सब हुआ था। दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मतलब कठिन शब्द हैं। पहला, बर्गल्ड मतलब चोरी करना। एग्जीक्यूशन मतलब अमल। जिंगलिंग मतलब खनखनाना। बेलफ्स मतलब सरकारी नाज़र। एक्यूजेशन मतलब इल्जाम। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अमीर व्यापारी ने कैसे सुनार को अपराधी ठहराया। राजा ने अमीर व्यापारी को बोला कि उसकी दीवार ने ही इस आदमी के भाई को मारा है, उन्हें उसे सजा देनी ही होगी। जवाब में व्यापारी ने बोला कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये गलती दीवार बनाने वाले मतलब ब्रिकलेयर की है। उसकी गलती के वजह से ही यह सब हुआ है। राजा को व्यापारी की बात सही लगती है और ब्रिकलेयर मतलब दीवार बनाने वाले को बुलाया जाता है। वहां अपने बचाव में ब्रिकलेयर बोलता है कि नृत्य करने वाली लड़की के वजह से उसका ध्यान दीवार बनाने में नहीं लग पा रहा था। वो बार बार उसका ध्यान खींच रही थी। राजा को ब्रिकलेयर की भी बात सही लगती है। सोचने के बाद राजा नृत्य करने वाली को बुलाता है। नृत्य करने वाली सोच के जवाब देती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो उस सुनार की थी जिसने उसके गहने टाइम से बना के नहीं दिए थे, जिससे उसका ध्यान उन गहनों पर ही था। यह सब सुनने के बाद राजा को लगता है कि सुनहार को ही बुलाना चाहिए, वही असली गुनहगार है। सुनहार को बुलाया जाता है। राजा सुनहार से बोलता है कि तुम्हारी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। सुनहार बोलता है कि माना उसने नृत्य करने वाली को टाइम पर उसके गहने नहीं दिए, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है। अमीर व्यापारी के कारण ही उसने इस काम में समय लगाया था। राजा ने उस अमीर व्यापारी का सुनार से नाम पूछा। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि कैसे व्यापारी अपना दोष ब्रिकलेयर पर, ब्रिकलेयर नृत्य वाली पर, नृत्य वाली सुनार पर और सुनार अमीर व्यापारी पर दोष लगाते हैं। आप भी घर जाके अपनी बुक मोमेंट से ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स जरूर पढ़ें, ताकि आपको आगे का चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंसाफ घूम फिर के पूर्ण चक्र में आ गया था और नई स्टेक मतलब धारीदार लकड़ी का कैसे उपयोग किया गया। गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए क्यों पहुंचे। अगली वीडियो में हम आपकी बुक मोमेंट से इस चैप्टर के पेज 23 और 24 पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दोस्तों, इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स है। आज हम इसके पार्ट 1 को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा।
आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे पेज नंबर 1, 2 और 3 की स्टोरी की। तो जरा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of thing। इस चैप्टर को दोस्तों नरेट किया है अरम ने और अरम हमें बताता है उन पुराने दिनों के बारे में जब वो 9 साल का था। और इसके बाद वो हमें अपने कजन के बारे में बताता है। उसके कजन का नाम है मुराद और मुराद को जो भी जानता है वो उसे पागल समझता है, सिर्फ अरम के अलावा। अब अरम हमें बताता है कि एक दिन की बात है, मुराद उसके घर पर आता है सुबह 4 बजे और वो अरम को उठाकर बोलता है, अरम। और ये सुनते ही अरम बाहर भागता हुआ आता है और उसे बिलीव नहीं होता जो वो देखता है। और अरम हमें बोलता है कि किस तरह से उसे पता था कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कजन मुराद एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। और इसीलिए वो अपनी आंखों को रब करता है ताकि वो देख सके कि क्या जो वो देख रहा है कि उसका कजन एक व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है ये सच है या फिर कोई सपना। और इतने में ही उसका कजन मुराद बोल देता है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि सच में ये एक घोड़ा है और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। और मुराद अरम को बोलता है कि जल्दी चलो, जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़े पर सवार होना है। इसके बाद अब अरम हमें अपने कजन मुराद के बारे में कुछ और बातें बताता है और वो बोलता है, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe। यहाँ पर अरम बोलता है कि वो अपने कजन मुराद को जानता है, उसको जिंदगी जीना, जिंदगी को एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद है, बट उसे बिलीव नहीं हो रहा था जो उसने अभी अपनी आंखों के सामने देखा, क्योंकि ये अरम के लिए बहुत ज्यादा था बिलीव करना। इसके आगे अरम बोलता है कि इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, दिस वाज द वंडरफुल पार्ट। अब अरम 2 चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहली तो ये कि उसकी जो सबसे अर्लीस्ट मेमोरीज है वो घोड़े के बारे में है। उसे हमेशा से घोड़ा चलाना सीखना था और वो बोलता है कि ये वंडरफुल पार्ट है। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो बोलता है इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर। एक तरफ अरम हमेशा से घोड़ा चलाना चाहता था, हमेशा से उसका सपना था कि वो हॉर्स राइडिंग कर सके, और दूसरी तरफ वो लोग गरीब थे। इसके आगे अरम बोलता है कि चाहे वो लोग गरीब थे, चाहे उनकी फैमिली पुअर हो, लेकिन उनकी फैमिली जानी जाती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल थ्रू वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। का मतलब अरम कहता है कि किस तरह से उनकी पूरी ट्राइब गरीब है, पूरी ट्राइब पॉवर्टी सिकन है, पर एवरी फैमिली इन हिज ट्राइब नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि किस तरह से उनकी टेबल पर फूड आता है, वो लोग इतने गरीब हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उनकी ट्राइब जानी जाती है अपनी सच्चाई के लिए। और लास्ट 11th सेंचुरी से उनकी ये ट्राइब फेमस है ऑनेस्टी के लिए। चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, पर जिस चीज़ के लिए उन्हें गर्व है, जिस चीज़ पर वो प्राउड फील करते हैं, वो है उनकी ऑनेस्टी। इसके आगे अब अरम बोलता है कि चाहे वो घोड़े को देख सके, वो देख सके कि वो कितना सुंदर है, चाहे वो घोड़े को स्मेल भी कर सकता है, उसे सांस लेते हुए भी देख सकता है, और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना सुंदर घोड़ा उसके कजन मुराद के पास है या फैमिली के किसी भी मेंबर के पास हो सकता है। और इसीलिए फिर अरब बोलता है, आई न्यू माई कजन मुराद couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it। कि मुझे पता है कि मेरा कजन मुराद किसी भी कीमत पर ये घोड़ा नहीं खरीद सकता, और अगर उसने एक घोड़ा नहीं खरीदा है तो इसका मतलब है उसने ये घोड़ा चुराया है।
पर मैं इस बात को बिलीव करने से मना करता हूँ कि मेरा कजन मुराद ऐसा काम कर सकता है। अरम इस बात को बिलीव करने के लिए इसलिए मना कर देता है क्योंकि उनकी ट्राइब में, उनकी फैमिली में आज तक किसी ने कोई चोरी नहीं करी है। अरम कभी घोड़े की तरफ देखता है तो कभी अपने कजन मुराद की तरफ देखता है और वो अपने कजन मुराद से पूछता है, मुराद, I said, where did you steal this horse? और वो मुराद को बोलता है, मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? और मुराद इसके रिप्लाई पे बोलता है, इफ यू वॉन्ट टू राइड। इस पर अरम सोचता है, इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो इसका मतलब ये बात सच है कि उसके कजन मुराद ने वो घोड़ा चुराया है। अब अरम अपने माइंड में सोचता है कि इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। यानी कि वो घोड़ा उसके कजन मुराद ने सिर्फ राइड करने के लिए, चलाने के लिए किया है और मुझे नहीं लगता कि वो सेम चीज़ है अगर कोई मनी, कोई पैसा चुराता है। यहाँ पर अरम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसके कजन ने वो घोड़ा चुराया है, पर वो सही में हम उसे चोरी नहीं बोल सकते। और वो हमें बताता है कि किस तरह से अगर इफ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing। यानी कि अगर तुम भी उसी तरह घोड़ों के लिए पागल होते जिस तरह मैं और मेरा कजन मुराद है, तो तुम इसे या कोई भी इसे कभी भी चोरी नहीं बोलेगा। और ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक अगर हम इस घोड़े को कहीं बाहर बेच ना दें, और जो कि हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। इसके आगे अब अरम बोलता है कि That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue। इसके बाद अरम हमें बताता है कि उनके घर के पीछे बहुत सारे वाइनयार्ड्स थे, इरिगेशन लैंड थी और कंट्री रोड्स थे। और 3 मिनट बाद ही वो लोग उस घोड़े पर सवार होते हुए बहुत दूर निकल गए थे अपने घर से। और मुराद, जो उनकी फैमिली में सबसे क्रेजियस्ट मेंबर माना जाता है, गाना गाने लगता है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। और ये सुनकर अरम हमें अपनी फैमिली की बैक स्टोरी बताता है कि किस तरह से हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी बंदा होता है। जैसे कि इस वक्त उनकी फैमिली में मुराद है और वो बताता है कि किस तरह से मुराद नेचुरल डिसेंडेंट है उनके अंकल का। इसके आगे अरम बोलते हैं कि एक बार की बात थी, उसके अंकल बार्बर की शॉप पर बैठकर बाल कटवा रहे थे कि तभी उनका बेटा भागते हुए आता है और वो बताता है कि किस तरह से उनके घर में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो रहा है। इस पर अरम के अंकल चिल्लाकर अपने बेटे को बोलते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और तभी वो बार्बर बोलता है, बट सर आपके घर में आग लगी हुई है। तो उसके अंकल चिल्लाकर बोलते हैं, इनफ, इट इज नो हार्म आई से। इसके आगे अब अरम बोलता है कि उसका कजन मुराद कंसीडर किया जाता है उसके इस अंकल का नेचुरल डिसेंडेंट, और किस तरह से मुराद के जो रियल फादर है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, पर उनकी ट्राइब में ऐसा ही होता है कि किस तरह से a man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। कि चाहे मुराद के रियल फादर कोई और हो, पर स्पिरिट में अगर माना जाए तो मुराद डायरेक्ट डिसेंडेंट है उनके इस अंकल का। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्टोरी को आज यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी पेज नंबर 1, 2 और 3 की। जाना कि किस तरह से इस चैप्टर को नरेट किया गया है अरम ने, और अरम इस चैप्टर में बात कर रहा है अपने कजन मुराद के बारे में। हमने जाना कि किस तरह से अरम और मुराद की फैमिली, उनकी ट्राइब जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी के लिए, और किस तरह से अरम का कजन मुराद एक वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स को चुरा लाता है। ये चैप्टर है हमारी बुक दोस्तों स्नैपशॉट से। तो घर जाकर आप इसका पेज नंबर 1, 2 और 3 दोबारा से पढ़ना ना भूलिए। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 4 और 5 की। जानेंगे कि क्या मुराद उस सफेद घोड़े के साथ पकड़ा जाता है,
क्या उसकी ट्राइब में सबको पता चल जाता है कि मुराद ने वो घोड़ा चुराया है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हेलो दोस्तों, आशा है कि आज का पाठ पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। बच्चों, क्लास 9 में इंग्लिश में हमने इन द किंगडम ऑफ फूल्स को पढ़ा। ऐसे ही क्लास 11 में हमने इंग्लिश में द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को पढ़ा।